अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। 8 रोज़ा जंग जो इस वक्त रूस और मगरिब के दरमियान चल रही है, मैं उसे रूस और यूक्रेन नहीं कहता, मैं रूस और मगरिब कहता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से नेटो शामिल हो गई है इस जंग के अंदर, तो इसे रूस और यूक्रेन की जंग कहना मैं समझता हूँ कि नामुनासिब और बेहतर नहीं होगा। एक बात दूसरी उसकी वजह ये है, ज़रूरी नहीं है कि नेटो के बूट्स ऑन ग्राउंड हों। बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से असलहा दिया जा रहा है और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को प्रोवोक किया जा रहा है और जिस तरीके से उनकी मदद की जा रही है, मैंने बताया था आपको कि पोलैंड से बाकायदा असलहा इनको दिया जा रहा है, मिसाइल्स दिए जा रहे हैं और कल राफेल तैयारे भी इनको 4 दिए गए हैं और एयर स्ट्राइक जो होती है उसको एंटी एयर स्ट्राइक जो है वो गाइडेड मिसाइल दिए गए हैं और भरपूर तरीके से जंगजू भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो है, इसको आप एक तरफा ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन की साइड से हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन के हवाले से जो हमारे पास एक इत्तलात है कि ज़ेलेंस्की साहब भी यूक्रेन में नहीं है, वो किसी और जगह, आई मीन कीव के अंदर नहीं है, किसी जगह बॉर्डर के इलाके पे जो कि नेटो ममालिक हैं वो मोल्दोवा भी हो सकता है, पोलैंड भी हो सकता है, किसी इलाके से हैं, लेकिन वो अपने आप को जो दिखाते हैं वीडियो में, तो हो सकता है कि आपको पता है कि आजकल पीछे बैकअप में तो सब कुछ तब्दील हो जाता है, करके दिखा रहे हों, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आती हैं वो ये कहते हैं कि वो वॉर जोन से बाहर हैं और नेटो की हिफाजत के अंदर हैं। तो ये एक तो ये सूरत हाल है, इसलिए बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे वॉर जो है इस वक्त बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि रूस को अलहदा करने की जो साजिश है वो भी आपको मैंने बताया बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और जो मैंने कहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं है, लेकिन 19 या 20 ममालिक जो हैं इसके नेटो के, वो भरपूर जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तुर्की के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है रूस की फ़ौजों को, क्योंकि तुर्की ने ड्रोन्स, तुर्की का एक माहिदा था यूक्रेन के साथ, उन्होंने उनको जो ड्रोन्स दिए हुए थे, वो ड्रोन्स की वजह से रूसी फ़ौज को बड़ा नुकसान हुआ है। अब उसके ऊपर मामला तो बात तो हुई थी इसमें प्यूटन की और उर्दुगान की, और कोशिश तैयब उर्दुगान कर रहे हैं अपने आप को नॉर्मल रखने की, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया था ना आपको कि इसके अंदर तुर्की का एक बड़ा अहम रोल भी है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था कि रशियन जो हैं ये ऑर्थोडॉक्स चर्च को सपोर्ट करते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च का आपको पता है कि तुर्की के साथ जो सल्तनत उस्मानिया है, या जो ये बनाने जाएंगे, पता नहीं बनाते हैं नहीं बनाते, मुझे तो नहीं लगता, जो तुर्की के हालात हैं कि वो कभी बनेगी, लेकिन बहरहाल इनका और एक रिवायती हरीफ भी रहे हैं। तो इस पस मंज़र के अंदर शायद हो सकता है तुर्की की ये सोच हो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी रशिया को ना होने दिया जाए मजबूत, क्योंकि अगर रशिया मजबूत होता है तो फिर आपको पता है कि यूगोस्लाविया का भी हमने बताया था कि वहाँ भी ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तो रूस को ये भी ख़तरा है कि उनके जो तारीख़ी हरीफ हैं वो मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि वो नेटो का मेंबर भी है, तो इसलिए वो दोनों तरीके से कोशिश ये कर रहा है कि इस तरीके से मतलब अपने आप को रखे कि मतलब रूस को नुकसान भी पहुंचता रहे, और लेकिन ये सामने इनको ये ज़ाहिरी तौर पर बतौर दुश्मन सामने ना आए, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह के अंदर इन्होंने भी वोट नहीं दिया और अपना नहीं इस्तेमाल किया, या खुल के अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर भी इन्होंने नहीं की। और जिस तरीके से ये जो आपका बहर अस्वद है, बहर अस्वद के अंदर जो जहाज़ों का मसला था, पाबंदी लगाई थी, तो उस पर भी तुर्की ने उनको थोड़ी सी नरमी दे दी। जब प्यूटन की जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो जहाज़ रजिस्टर्ड हैं उस इलाके में वो अपनी बंदरगाह पे जा सकते हैं, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड वेसल्स को यहाँ नहीं आने दी जाएगी। तो किसी न किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से तुर्की अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका और जो नेटो देश हैं, वो सारी ममालिक जो हैं, वो पूरे के पूरे जो हैं ये इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं और रूस के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि प्यूटन को जो अलहदा करने की कोशिश थी, उसमें आपको कल पता लग गया होगा कि हमने पहले जिक्र भी कर दिया था वीडियो वीलिंग्स के अंदर के यूनाइटेड नेशन और यूएनजीए के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि कितने वोट आए हैं
लेकिन कुछ लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। 35 ममालिक के करीब वो लोग थे, 5 तो खैर खुल के सामने आ गए, उन्होंने मुखालफत की। लेकिन इससे अंदाज़ा ये लगाएं कि इसको हर सतह पर अलहदा करने की कोशिश जा रही है, यानी दूसरे अल्फाज में इसको प्रोवोक कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस कदर किया जा रहा है कि बैंकों पर पाबंदी है, सोशल मीडिया पे रशिया के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाई जा रही है, तिजारत के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। जो ममालिक रशिया के साथ हैं या उनके साथ चलना चाहते हैं या जो कहते हैं कि हम उनके साथ तिजारत करेंगे, उस पर पाबंदी की धमकियाँ लगाई जा रही है। हत्ता कि जो वो ताइक्वांडो जो है ना, इंटरनेशनल ताइक्वांडो जो है कमेटी, उन्होंने ब्लैक बेल्ट दी हुई थी प्यूटन को जो ली थी, वो ब्लैक बेल्ट तक वापस ले ली। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी एक छोटी सी चीज़ है, किसी की कोई वो नहीं है, मतलब ताइक्वांडो क्लब का मेंबर होना या सदर होना या आज़ादी, वो तक वापस ले लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका और अमेरिकन सदर बाइडेन की जो धमकियाँ और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की धमकियाँ और उनके किए जाने वाले सारे मामला जो हैं, इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि प्यूटन को तंग किया जा रहा है, प्यूटन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ आज, वो अहम खबर ये है कि 10 मार्च से नेटो ममालिक जो हैं स्वीडन के समंदर में बड़ी जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। अच्छा, इस मशक़ों के अंदर जो है मेरे ख़्याल से ग़ालिबन 20 या 22 ममालिक होंगे। अभी मेरे पास कन्फर्म लेटर नहीं आया है, लेकिन हमें पता ही लगा, जब शाम तक आ जाएगा तो पता लग जाएगा कितने ममालिक, लेकिन मेरे यहाँ तक ख्याल है 20-22 ममालिक हो सकते हैं, वो शामिल होंगे। और उसके अंदर ये भी बताया गया है, उसकी मैं जो आ रहा है टेक्स्ट के अंदर उसमें कि न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल होंगी मशकों के अंदर। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बेइंतहा ख़तरनाक बात है ऐसे वक्त के अंदर, जबकि अमेरिका की तरफ से थ्रेट आई है कि उन्होंने अपने जो है अपने न्यूक्लियर्स को उन्होंने स्टैंड बाई कर दिया है। और हत्ता कि वो ये भी सुनने में आया है कि नेब्रास्का में उन्होंने ड्रोम जो है क्या कहते हैं, ड्रोम स्ट्रीम एक प्लेन होता है जो कि न्यूक्लियर हमलों के हवाले से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उनका भी उन्होंने तजुर्बा किया था। और उसके जो वहाँ पे जो उनकी जो मैकेनिज़्म है उस सब को चेक किया जा रहा है। तो उन तमाम सूरत हाल के अंदर ये अभी ये ख़बर आना कि स्वीडन के अंदर बड़ी मशक़ होने जा रही है 10 मार्च से, ये बड़ी मतलब तशवीशनाक खबर है। दूसरी सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर वो भी हम आपको दे देते हैं, वो ये है कि अमेरिका यूरोप के अंदर अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को मज़ीद बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले तो था कि भाई तीसरी जंग तो तकरीबन मैं समझता हूँ आलमी जंग एक तरीके से शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि जब 19-20 ममालिक जो हैं लड़ रहे हैं, अपना असलाह दे रहे हैं, तो एक मतलब मोहतात तीसरी जंग शुरू हुई। लेकिन ये न्यूक्लियर वॉर के अंदर तब्दील होने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अमेरिका और ये यूरोप कर रहे हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि अमेरिका और यूरोप ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पर अगर ये जितना असलहा दे रहे हैं, आज भी क्या कहते हैं 700 स्टिंगर मिसाइल जो हैं जर्मनी ने दिए हैं। कल डेनमार्क ने इनको तकरीबन को 200 के करीब एंटी गाइडेड मिसाइल दिए हैं। बेल्जियम ने दिया है, स्पेन ने बहुत बड़ा हथियारों का दिया है, फ्रांस ने दिया है, राफेल तैयारे दी। यानी यूरोप के नेटो के ममालिक ने अपने जो असलहे के गोदाम है ना वो खोल दिए हैं। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। सारा का सारा माल यूक्रेन जा रहा है और खुल के दिया जा रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही है, सारे असले के गोदाम खाली हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जब असले के गोदाम खाली होंगे तो इनको कोई ना कोई तो खरीदेगा ना। इसी वजह से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज यानी गुज़िश्ता 24 घंटे या गुज़िश्ता 48 घंटों से अमेरिका के जो असलहा बनाने की जो कंपनी है उन सब के शेयर्स जो हैं 30-30, 40-40% ऊपर चले गए असलहा साज कंपनियों के। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि फ़ायदा किसको का? फ़ायदा सिर्फ अमेरिका होगा और यूरोप को आखिर में जाके इसका भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप को इसका भुगतना पड़ेगा, सारा नुकसान आखिर में यूरोप का ही होना है। तो इस पस मंज़र के अंदर अब जो है अमेरिका ने मज़ीद अपने असलहे की तादाद यूरोप में बढ़ाने का ऐलान किया है, और जबकि 100 के करीब तो ऑलरेडी उनके न्यूक्लियर आर्सनल तकरीबन 6 या 5 मुल्क, मुझे भी याद नहीं, 5 या 6 मुल्कों में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये जो है बड़ी तशवीशनाक खबरें इस वक्त आ रही हैं। अच्छा, ज़ेलेंस्की ने आज दोबारा कह दिया कि हम जंगबंदी पे बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़ेलेंस्की एक यहूदी नस्ल आदमी है और वो बेसिकली वो उसको लीडर कहना गलत है। वो बुनियादी तौर पर अमेरिका का और नेटो का पपेट है। आज जो है वज़ीर ख़ारिजा ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमने उस स्टेटमेंट की हिमायत की। उन्होंने कहा था कि ये जंग जो है रूस ने शुरू नहीं की। तो हमने कहा था बिल्कुल हकीकत की बात है, जंग रूस ने शुरू नहीं की। पाकिस्तान में भी आप लोगों से कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमारा मीडिया तो वेस्टर्न के ऊपर चलता है। वो कहते हैं रूस जा रहे नहीं है। रूस ने गुज़िश्ता कई साल से चीख के वो मर गया है कि हमारे पास मत आओ। जब गोरबाचोव ने कहा था, जब रशिया टूटा था, उस वक्त गोरबाचोव ने कहा था कि या तो अब हमें अपने साथ ले लें, इन्होंने मना कर दिया।
नेटो में भी नहीं लिया, यूरोपियन यूनियन में लिया। तो उस वक्त फिर गोर्बाचोव ने कहा था अगर आप हमें अपने साथ नहीं मिला सकते तो बराए करम फिर हमारी सरहदों से दूर रहेगा, क्योंकि आपका जो पैक्ट था वार्सा पैक्ट, ये हमारे खिलाफ था। तो जैसे मैंने कहा जब वार्सा पैक्ट खत्म होगा तो नेटो पैक्ट भी खत्म होना चाहिए था, लेकिन नेटो पैक्ट खत्म भी नहीं हुआ और अमेरिका के वादा करने के बावजूद उन्होंने कई मुल्कों को नेटो में शामिल किया। तो आखिर तंग आमद बजा आमद ये जंग जो है बिलाशुबा अगर हम यूं कहें कि ये जंग रूस के खिलाफ जो है अमेरिका और नेटो ने शुरू की थी, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह रशिया को मज़ाहमत दी जा रही है, सारे मुल्कों की तरफ से असला आ रहा है, तो फिर रूस ने भी अब खुलकर हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस ने अब यूक्रेन में तेल के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी रूस ने यूक्रेन के अंदर 3 बड़े बड़े ऑयल डिपो को तबाह किया है, क्योंकि उनको पता है कि जब वहाँ से जो कुमक आ रही है, जो एंटी टैंक्स आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें आ रही हैं, जो मोबाइल लॉजिस्टिक हो रही है वेपन्स की, तो उसके लिए लामाल सी बात है आपको तवाने की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत थी जो उनको वहाँ से मिल रहा है। तो लिहाजा अब इन्होंने अपनी थोड़ा सा वॉर टेक्निक चेंज करके तमाम तवानाई के ठिकानों को उड़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसी दौरान जो अपना बेलारूस के जो सदर हैं, जो कहीं ना कहीं इस वक्त शामिल हैं, उनके सदर अलेक्जेंडर शेनकोफ ने भी खबरदार किया है नेटो को और अमेरिका को। उन्होंने कहा कि अगर आप रूस को इस तरह पाबंदियां लगाते रहे, रूस को अगर आप क्या कहते हैं दीवार से लगा रहे, तो तीसरी आलमी जंग भी अगर हो सकता है कि न्यूक्लियर हथियार जो है, न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। और उन्होंने ऑलरेडी कह भी दिया है कि हम रूस से जो है न्यूक्लियर हथियार लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर जिस तरीके से अमेरिका और नेटो जिस तरह से न्यूक्लियर हथियारों की मूवमेंट कर रहे हैं और आगे पीछे सरकारें और जिस तरह उनकी हरकतें देखने में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मुश्तैल किया जा रहा है प्यूटन को। अगर प्यूटन ने या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को अगर ये खबर मिली कि ये लोग करने के हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट स्ट्राइक जो है फिर रशिया की तरफ से जाए। ये मैं बता दूं कि रशिया जो है इस वक्त तैयार है और रशिया की तरफ से स्ट्राइक होगी तो वो आप यकीन करें कि वो स्ट्राइक यूरोप और अमेरिका पे बराह रास्त होगी। तो इससे जो है ना यूरोप अमेरिका के को ज़्यादा खतरात है बनिस्बत रूस के, क्योंकि रूस के जो S-400 और मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो किसी हद तक रूस को इन हमलों से बचा लेगा और उसके पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो इनका दिफा कर सके। जब और ख़ास तौर पे जो रूस का जो वो है सुपरसोनिक मिसाइल, वो तो आपको पता है वो बहुत इंतहाई ख़तरनाक है। ना यूरोप के पास उसका तोड़ है और ना ही अमेरिका के पास उसका तोड़ है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये ज़ेलेंस्की साहब जो है मुसलसल जो है, मतलब मैंने जैसे कहा कि वो एक एजेंट के तौर पे सामने आए हैं और बतौर एजेंट ही काम कर रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है जंग तेज़ है और हमें जो इत्तला मिल रही है कि रूस जो है यूक्रेन के 17 शहरों पे एक साथ बड़े हमले करेगा। और साथ ही में मुसलसल जो बाइडेन की तरफ से और नेटो की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं। अभी आज सुबह भी जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा था कि हम मतलब हम जवाब देंगे और तबाह कर देंगे। मतलब जिस किस्म की एक वॉर, एक जिसे कहते हैं ना कि एक बयानात की एक मतलब स्टेटमेंट्स की वॉर चल रही है और इसमें मीडिया की भी वॉर चल रही है, मीडिया वॉरफेयर भी चल रहा है। दोनों तरफ से क्या कहते हैं कि गलत आदाद व शुमार बताए जा रहे हैं। कई जगह जो वेस्टर्न, क्योंकि कई जगह रूस के तो मीडिया पे पाबंदी है, RT को सब जगह बंद कर दिया है, सोशल मीडिया को बंद कर दिया है। तो सारे तरह जितना भी जो खबरें ज़्यादातर जो दे रहे हैं लोग वेस्टर्न मीडिया की तरफ से थ्रू दे रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया जो है इस वक्त एंटी रशिया खबरें दे रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में बता दूं कि जो खबरें आपको मिल रही हैं वो हकीकत में नहीं है कहीं भी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हमारे आज़ाद राय बताते हैं वो ये है कि रूस को बिलाशुबा सामना करना पड़ा है बड़ी ज़बरदस्त मुज़ाहमत का, जिसका कि वो नहीं समझते। ज़ाहिर सी बात है उनके जहन में भी नहीं होगा प्यूटन के कि इस तरीके से या नेटो जो है सामने आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि नेटो का एक प्लान था, तो वो अपने प्लान के तहत वो खामोशी से आए हैं और वो अपनी जंग एक गैर महसूस तरीके से लड़ रहे हैं। तो ये तो आज जो जंग आप चल रही है रूस और नेटो और अमेरिका के दरमियान, वो आपके सामने है। और जिस तरह ये सूरत हाल चल रही है, मुझे इस जंग को मज़ीद देखते हुए मतलब बढ़ता हुई मैं देख रहा हूँ, उसमें कमी होता हुआ मैं नहीं देख रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात और कर दूँ कि ट्रंप साहब का भी एक बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार भी उन्होंने बाइडेन को करार दिया। इस हवाले से मैं ट्रंप की बात की मैं हिमायत करता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है बाइडेन और नेटो की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को बुलाकर उनको उनकी हैसियत का एहसास दिला दिया था और कहा था कि हम क्यों तुम्हारी मदद करें, तुम्हारे इतने बड़े तुम ममालिक हो, इतना पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तुम अपने मुल्क को खुद सपोर्ट करो, हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप चला गया तो उस बाद फिर दोबारा नेटो को अमेरिका ने इस्तेमाल करना शुरू किया और अब नेटो और अमेरिका ने जो है मतलब यूक्रेन को अपनी ताकत और अपनी तौसी पसंदाना मंसूबे के लिए यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बनाया। अच्छा, अब ट्रंप के इस बयान के बाद के फिर उसके बाद ट्रंप ने ये बात कही कि वो लगता है कि चीन जो है ताइवान पे हमला कर देगा। ट्रंप ने आज ये कहा है, तो मुझे भी लगता है कि ठीक है, हालात अगर ऐसा हैं तो हम तो खुद एक चीन की पॉलिसी पे अमल करते हैं। अगर हालात ये रहे
तो जाहिर सी बात है फिर चीन भी को भी राइट है कि जिस तरह अमेरिका ने तो बिला वजह किया ना। अमेरिका क्या लेना था, इराक में क्या लेना था, लीबिया में क्या लेना था, शाम में क्या लेना था, अफगानिस्तान में क्या लेना था। तो ताइवान तो है चीन का ऑलरेडी हिस्सा, तो वन चीन चाइना पॉलिसी के तहत दे हैव राइट कि मतलब वो उसको कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ट्रंप ने कहा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान को रूस की जानिब जाने से, जैसे मैंने कहा था कि जाने या उसकी रुख बदलने के लिए बड़ी कोशिशें की जाएंगी। देखिए यहाँ पे आपको समझने की कोशिश हम पहले भी बताते रहे हैं आपको कि अगर अमेरिका इतनी आसानी से पाकिस्तान को रुख नहीं बदलने देगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान रूस की तरफ चला जाता है, ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को, अगर पाकिस्तान रूस की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को रूस की हिमायत हासिल ना, चीन की ऑलरेडी इनको हिमायत हासिल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खित्ते के अंदर 3 यानी बड़ी न्यूक्लियर पावर जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी, और तीनों न्यूक्लियर पावर जो है इकट्ठी किसके खिलाफ होंगी? वेस्ट के खिलाफ होंगी, यानी उन कुव्वतों के खिलाफ होंगी जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट है। एक बात इसको थोड़ा सा तारीखी और मजहबी लिहाज से भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमें मुसलमानों के लिए कहा है कि हमें खतरा यहूद और नसारा से है, साफ कहा है, लादीनों से हमें इतना खतरा नहीं है। तो चाइना और रूस जो है बुनियादी गो के ठीक है, रूस सपोर्ट करता है ऑर्थोडॉक्स को, इसमें कोई शक नहीं, ऑर्थोडॉक्स चर्च का वहाँ जोर है, लेकिन रूस एक मजहबी रियासत नहीं है और ना वो कभी मजहबी रियासत बनेगी। तो रूस और चीन जो है ये लादीन है, और लादीन कुव्वतों से मुसलमानों को खतरा नहीं है। हमें बता दिया गया साफ, हमें निशानदेही कर दी है कि यहूद और निसारा से तुम्हारा खतरा है। तो यहूद और निसारा किस तरह देख सकते हैं कि इस खत्ते के अंदर ऐसी 2 कुव्वतें जो कि उनके खिलाफ हैं वो मुसलमानों के साथ मिल जाएं, या वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि किसी मुसलमान एक न्यूक्लियर पावर को दूसरी 2 न्यूक्लियर पावर का सपोर्ट मिल जाए। आई मीन किसका? रूस का और चीन का। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अब रूस और चीन और पाकिस्तान अगर एक होते हैं तो फिर खित्ते के अंदर वो एक है जो एक मजहबी रियासत, हिंदू मजहब है, मजहबी रियासत, वो भी मजहबी रियासत है, यानी आप दूसरे अल्फाज से कुफार की रियासत कैसे? तो फिर कुफार की रियासत को भी दबाव पे आ जाएगी। ये कुफार की रियासत जो कि कहीं ना कहीं यहूद और निसारा की मदद करती रही है हिस्ट्री में। आप देख लें, मैं आपको थोड़ा सा इस्लामी पस मंजर में बता रहा हूँ, जो इस्लामी स्कॉलर होंगे वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं अपने छोटे से जो मेरा तजुर्बा इस हवाले से, तो वो तो लामहला साथ देगी। तो उनको ये भी खतरा है कि वो हमारे जो कुफार मुल्क है हमारा, वो अलहदा न रह जाए। तो इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव आएगा, और वो दबाव आना शुरू हो गया है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो इतनी तेज़ी आई, हमने आपको 1 हफ्ते पहले बता दिया था। अब सुनने में ये आया कि पाकिस्तान में 80 के करीब उन्होंने मेंबर लेके उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है। अब उसके बाद देखेंगे 3 दिन के अंदर क्या सूरत हाल होती है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जैसे मैं आपसे पहले से कहता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान को शायद हटना पड़ेगा, क्योंकि ताकतवर हल्के जो है ना वो शायद मगरिब का इतना बड़ा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि कौम भी अभी उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही। कौम किस तरह खड़ी नज़र आती है? वो जिस तरह होती है जैसे कि यूक्रेन के अंदर लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि इमरान खान ने जो इस्लाम फोबिया के हवाले से बात की थी, वही बात प्यूटन भी कर चुके हैं, और इस्लाम फोबिया के हवाले से इमरान खान ने न्यूयॉर्क में भी बात की थी, जिसका मैं पहले बताता रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये इस सूरत हाल की वजह से अमेरिका और नेटो जो है ना वो थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अपना रुख तब्दील करे। तो लिहाजा पाकिस्तान पर इसके असरात आएंगे। मोदी साहब ने आज बात की है बाइडेन से दोबारा, और बाइडेन का रब्ता हुआ है मोदी से, और मोदी को बाइडेन ने ये कहा है, जो हमारे पास सिफारती ज़राए से जो आ रही हैं इत्तलात, वो ये है कि उन्होंने उनको कहा है कि जो उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ जो वोट में उनका हिस्सा नहीं दिया, मतलब रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया था, उस पर अमेरिका को थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मोदी ने उनको बहरहाल मुतमईन कर लिया। उनको कहा होगा कि जनाब हमारा सारा डिफेंस, सारा असला, मैंने बताया था कि 4 जहाज़ जो है उनके सौदे मुतासर हो जाएंगे, MiG-29 का सौदा मुतासर होगा, बहुत सारे उनके डिफेंस के सौदे मुतासर हो जाएंगे। तो इसलिए मोदी ने उनको समझाने की कोशिश की होगी। लेकिन कहीं ये भी उड़ते उड़ते खबर जो आ रही है कि बाइडेन ने ये कहा है कि ठीक है, अगर आप रूस के हवाले से खुलकर अगर हमारे सामने नहीं आ सकते तो थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ शरारत करें। तो हो सकता है कि जैसे मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपको कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं भारत जो है थोड़ी बहुत शरारत करेगा, तो वो मुझे लगता है कि ज़रूर जो है इस वक्त भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शरारत करेगा। यानी शरारत से मुराद ये पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, और आपको हो सकता है नज़र आए कि दोबारा अफगानिस्तान के बॉर्डर से और हिंदुस्तान के बॉर्डर से कुछ तकरीबी कार्रवाइयाँ, और जो जिसे कहते हैं ना कि वो अंदर दरअंदाजी या किस किस्म की चीज़ें या दहशत गर्दी की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पस मंज़र में कुछ चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं। अच्छा, दूसरा, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव आज पाकिस्तान आए। उनका पाकिस्तान आना भी
इस सूरत हाल के अंदर बहुत अहम है, जबकि पाकिस्तान को ये बार बार कहा जा रहा है कि वो अपनी पोजीशन वाजे करे। और उज़्बेकिस्तान ने भी इस वक्त यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वही स्टैंड लिया था जो कि पाकिस्तान ने लिया था। तो मैं समझता हूँ उनका यहाँ आना भी बहुत अहम है। देखिए क्या सूरत हाल बनती है, अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इस दरमियान अगर कोई बड़ी सूरत हाल डेवलप होती तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।